क्या इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बबल था? क्योंकि साल 2023 में इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल 28,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें पेटीएम, बायजूस, फिजिक्स वाला और स्विगी जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और जहां साल 2022 में इंडिया में टोटल 22 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने थे, यानी कि ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। वहीं साल 2023 में सिर्फ 2 ही स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन पाए, यानी कि 91% का डिक्लाइन। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडियन स्टार्टअप्स में उनमें जो फंडिंग है वो 73% तक कम हो गई है। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बबल था या फिर ये कुछ और है? यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम तब शुरू हुआ जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई, जो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टार्टअप था। फ्लिपकार्ट ने साल 2014 में $1 बिलियन की फंडिंग रेज करी थी, जो आज भी इंडियन स्टार्टअप्स की वन ऑफ द बिगेस्ट फंडिंग है। इसके बाद साल 2015 में ओला ने $1.1 बिलियन की फंडिंग रेज करी। और इन बड़ी बड़ी फंडिंग्स की वजह से और स्टार्टअप्स की हैवी वैल्यूएशन की वजह से इंडिया में स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम बनने लग गया, जिसमें फॉरेन के वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डाल रहे थे, जिस वजह से इंडियंस के लिए अपना बिजनेस शुरू करना पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली आसान हो गया था। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि थी फाइनेंस की प्रॉब्लम, वो तो सॉल्व हो गई थी। पर आखिर इन सब ने एक बबल का रूप कैसे लिया? अब देखो, स्टार्टअप्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उनकी जो वैल्यूएशन है उसको निकालने का कोई एक फिक्स्ड तरीका ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम और भी बड़ी तब हो जाती है जब कोई इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता है ताकि अगले फंडिंग राउंड में उस स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाए और उसको एक अच्छा खासा एग्जिट मिल जाए। और ये सब पीक पर तब पहुंचा जब कोविड-19 आया, जिस वजह से ज्यादातर जो लोग थे वो अपने घरों पर ही थे, जिस वजह से जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स थे उनकी तो चांदी हो गई थी, जैसे ई कॉमर्स स्टार्टअप, फूड डिलीवरी स्टार्टअप और एडटेक स्टार्टअप्स। और इस अचानक से बढ़ी हुई डिमांड का इंडियन स्टार्टअप्स ने काफी ज्यादा फायदा भी उठाया। काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन पर मार्केट से फंड रेज किए, और बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन पर अपनी पूरी कंपनी को ही बेच दिया। और इसी बढ़ी हुई डिमांड की वजह से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में मानो फंडिंग की जैसे बारिश ही हो गई थी। क्योंकि जहां साल 2020 में इंडियन स्टार्टअप में टोटल $12 बिलियन की फंडिंग आई थी, वहीं ये नंबर साल 2021 में बढ़कर $42 बिलियन तक पहुंच चुका था, जिस वजह से इंडिया में जो टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे उनके नंबर्स में भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ था। जहां साल 2020 में सिर्फ 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आए थे, वहीं ये नंबर साल 2021 में बढ़कर 45 यूनिकॉर्न स्टार्टअप तक पहुंच चुका था। और जहां साल 2020 में सिर्फ 29 ऐसी फंडिंग की डील्स थी जिनमें जो फंडिंग का अमाउंट था वो $100 मिलियन या फिर उससे ज्यादा था, वहीं ये नंबर साल 2021 में बढ़कर 103 डील तक पहुंच चुका था। यानी कि 103 डील ऐसी थी जहां जो फंडिंग का अमाउंट था वो $100 मिलियन या फिर उससे ज्यादा था। और इसी दौरान इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारी फंडिंग की मेगा डील्स भी हुई। जैसे साल 2020 में बायजूस ने $1 बिलियन की फंडिंग को रेज किया, और साल 2021 में अनअकैडमी ने $440 मिलियन की फंडिंग को रेज किया। और इस सिचुएशन का स्पेशली सबसे ज्यादा फायदा भी एडटेक स्टार्टअप्स ने ही उठाया, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे तेजी से जो डिमांड इंक्रीज हुई थी वो एडटेक की कैटेगरी में ही हुई थी। और इस अचानक से मिली हुई फंडिंग को स्टार्टअप्स ने अपनी मन मर्जी से इधर उधर खर्च करना शुरू कर दिया। साल 2021 में जो इंडिया के टॉप 50 एडवर्टाइजर्स थे उनमें से 15 तो सिर्फ स्टार्टअप्स थे, और बायजूस और ड्रीम 11 ने तो मल्टी बिलियन डॉलर जायंट्स जैसे पेप्सी, कोका कोला, पीएनजी और नेस्ले को भी एडवर्टाइजमेंट के मामले में पीछे छोड़ दिया था। पर ये फंडिंग की पार्टी ज्यादा टाइम तक नहीं चली। कोविड का फियर खत्म हुआ और मार्केट्स और इकोनॉमीज ओपन हुई, जिससे जो स्टार्टअप्स थे उनको एक रियलिटी चेक मिला उनके एक्चुअल ग्रोथ का और उनके एक्चुअल इंक्रीज हुए यूजर बेस का। और जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी एक्चुअल डाटा मिला, जिससे वो स्टार्टअप्स को और अच्छे तरीके से वैल्यू कर सके। कोविड के कारण जो भी ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड में जो ड्रास्टिक इंक्रीज आया था वो काफी तेजी से घटा, जिसके साथ ही जो स्टार्टअप्स का यूजर बेस था और उनकी जो ग्रोथ थी वो भी घटी। और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट था वो भी काफी तेजी से बदल रहा था। जो वॉर्स थे और जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। और क्योंकि इंडिया में जो ज्यादातर फंडिंग थी वो फॉरेन से आती थी, जिस वजह से इन चीजों का उस फॉरेन से आने वाली फंडिंग पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर हुआ। स्टार्टअप्स की टोटल फंडिंग जो साल 2021 में $42 बिलियन पहुंच गई थी, वो साल 2022 में घटकर $25 बिलियन और साल 2023 में तो सिर्फ $10 बिलियन तक पहुंच गई है। और साल 2021 में जहां टोटल 45 यूनिकॉर्न स्टार्टअप आए थे, वो नंबर साल 2022 में घटकर 25 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तक और साल 2021 में घटकर सिर्फ 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स तक पहुंच गया। और स्टार्टअप्स की इस घटती हुई परफॉर्मेंस को देखकर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी स्टार्टअप्स की जो वैल्यूएशन थी उसको काफी तेजी से डिक्रीज करना शुरू कर दिया। बायजूस जो अपनी पीक वैल्यूएशन पर $22 बिलियन का था, अभी उसकी वैल्यूएशन $5.1 बिलियन की है। और सुनने
सुनने में आ रहा है कि ये उससे भी और बहुत नीचे तक जा सकती है। स्विगी जो अपनी पीक वैल्यूएशन पर 10.7 बिलियन डॉलर का था, उसकी अभी करंट वैल्यूएशन 5.5 बिलियन डॉलर की है। ओला जो एक टाइम पर 7.4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर था, वो अभी 4.8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर है। और ओयो जो एक टाइम पर 9.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर था, वो अभी सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन तक पहुंच चुका है। और ये तो बस टॉप के कुछ स्टार्टअप्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है वो काफी तेजी से डिक्रीज हुई है। और इन्वेस्टर अब स्टार्टअप्स के यूजर बेस और उनकी ग्रोथ को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी पर और उनके फंडामेंटल को देखकर स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन को तय कर रहे हैं। अब क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो एक बबल है? शायद नहीं। अब देखो, अभी तक इंडिया में टोटल 112 यूनिकॉर्न स्टार्टअप आ चुके हैं और अभी तक जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहाँ जो टोटल फंडिंग है उसका जो टोटल अमाउंट है वो 146 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है। और ये सब हो पाया है सिर्फ पिछले 10 से 12 सालों में और स्पेशली पिछले 6 से 7 सालों में। तो डेफिनेटली इंडियन स्टार्टअप्स के लिए आने वाला जो टाइम है वो और भी ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। पर इसके अलावा आपने एक और चीज बहुत ज्यादा सुनी होगी कि जो इंडियन स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। पर इसमें जो एक्चुअल पिक्चर है ना वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि रैंकिंग में तो हम तीसरे नंबर पर हैं, पर एक्चुअल नंबर्स के मामले में हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि जो पहले नंबर पर है वो है यूएसए, जिसके पास टोटल 650 बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है चाइना, जिसके पास टोटल 172 बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हैं। पर तीसरे नंबर पर है अपना इंडिया, जिसके पास सिर्फ 112 बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हैं। और गेस करो कि चौथे नंबर पर कौन होगा? कोई यूरोपियन कंट्री? नहीं, चौथे नंबर पर है इजराइल, जो कि एक छोटा सा देश है, पर इसके बावजूद भी उसके पास इंप्रेसिव 92 बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स है। और यहाँ पर हमें इजराइल से काफी कुछ सीखने की जरूरत भी है, क्योंकि इजराइल हमसे हर मामले में छोटा है, फिर वो चाहे पोटेंशियल का मामला हो, कैपिटल का मामला हो या फिर कोई और रिसोर्स का मामला। पर उसके बावजूद भी इजराइल ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी अच्छे तरीके से प्लान कर रखा है, जिस वजह से उसका स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज्यादा अच्छा है। तो हम इजराइल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एनालाइज करके उससे ली हुई लर्निंग्स को अपने वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे वहाँ भी स्टार्टअप इकोसिस्टम और ज्यादा तेजी से ग्रो हो सके और हम चाइना को भी सरपास करके सेकंड नंबर पर पहुंच सके। वैसे मैंने इजराइल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और वहाँ के बिजनेस को ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज पर एक काफी डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आखिर सोचने वाली बात यह है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स का ये डाउनफॉल आया है, ये आखिर में अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है? देखो, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स का पैसा जो इंडिया में आ चुका है वो तो किसी न किसी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट कर रहा है। और एक बार जो पैसा इकोनॉमी के सर्कुलेशन में आ जाता है वो इकोनॉमी को बेनिफिट ही करता है। पर एज ए स्टार्टअप इकोसिस्टम ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स के मन में इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक नेगेटिव पिक्चर को पोर्ट्रे करता है। बट क्योंकि इस इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा रीजन इंटरनेशनल इवेंट भी है, तो हम सोली इंडियन स्टार्टअप्स को ब्लेम नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये बस एक मार्केट करेक्शन था, क्योंकि ग्रोथ कभी भी ऐसे लीनियर नहीं होती, वो ऐसे ऊपर नीचे होकर ऊपर जाती है। और इसके अलावा आप अगर ये जानना चाहते हैं कि फ्रंट रो जैसा एक ऐसा स्टार्टअप जो अच्छा भी था, जिसके पास फंडिंग भी थी, वो फेल कैसे हो गया, तो आप इस केस स्टडी को देख सकते हैं। और अगर आप इजराइल वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।